हेलो व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आतिशी आप सभी का वेलकम कर रही हूँ अपने नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच जो हूँ क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। और ये चैप्टर जो है क्लास 10th में भी है और बहुत एक बड़ा चैप्टर भी है क्लास 10th का, देखिए तो, क्योंकि वहाँ पे मर्ज कर दिया गया है लाइफ प्रोसेस के नाम जो है उसका लाइफ प्रोसेस है। और ये बायो का बहुत अच्छा चैप्टर है, बायोलॉजी का, और मोस्ट एडवांटेज रखता है ये किसी भी एग्जाम को लेके। तो यहाँ पे मैं आप सभी के लिए जो हूँ वो लेके आई हूँ ये न्यू चैप्टर। तो इस चैप्टर को हम लोग जो है देखते हैं क्या है कैसे है। और आप सभी से यही कहूँगी कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको जो है नई नई वीडियोस और जो कंटेंट्स आज के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो या फिर आपके 12th लेवल पे या नीट के लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें आपका जो है प्रिपेयर हो सके यहाँ से। ये यूट्यूब चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई ज्वाइन करने का चार्ज वगैरह नहीं लगता है। तो आप सभी जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं उनको मैं ये कहूँगी आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हमको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत से चैप्टर को, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। और थोड़ा सा भी जो ये टफ चैप्टर नहीं माना जाता है, अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम बात करते हैं ये और कहाँ क्लास 10th में कहाँ पे पढ़ना पड़ता है, तो क्लास 10th में जो है, अगर हम इसमें क्लास 10th की बात करें तो जो क्लास 10th में होगा वो लाइफ प्रोसेस के नाम से क्या हो जाएगा, लाइफ प्रोसेस। ओके, चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने हम लोग जो है इसको ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम सभी को पढ़ना क्या क्या है। आज के वीडियो में हम किस किस पॉइंट को कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो होगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जिसमें कि दो फॉर्म में हम लोग देखेंगे, एक देखेंगे प्लाज्मा और दूसरा देखेंगे बी में हो जाएगा फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, और सबसे लास्ट में जो है दो पॉइंट मैं यहीं पे लिख रही हूँ, वो हो जाएगा आपका एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी। ओके, होप सो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्लियर विजिबल है, दिख रहा होगा, सभी लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं आगे इसी में। तो सबसे पहले टॉपिक जो ब्लड है, ब्लड को लेके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर नोट्स तो बन ही जाएंगे। तो देखो बाबू, जो ब्लड होता है ना, जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सी कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी हो जाएगी, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। अब ये नाम जो है इसका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा गया, इसको भी हम लोग जो है क्लियर कर लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट को हम डिस्कस करवा के चलेंगे, ताकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जो ऑनलाइन है ना पढ़ाई जो होती है, जो ऑनलाइन होती है, वहाँ टीचर सामने नहीं रहते। अगर कोई डाउट होती है तो कमेंट्स कीजिए, फिर रिप्लाई आएगा। उससे बेटर है एक टीचर को ये देखना चाहिए कि हम उस तरीके से ऊपर जाए ना, जैसे कि बच्चे को कोई भी डाउट हो ही नहीं। आप जीरो लेवल से लेके चलिए, हवा में नहीं उड़ाना है, ठीक है ना। टाइम टेकन होगा, वीडियो लेक्चर 10 की जगह पे 15 हो जाएगा, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा, मगर कॉन्सेप्ट तो बन जाएंगे ना, और दिक्कत तो नहीं होगी ना, बच्चे का टाइम तो बर्बाद नहीं जाएगा ना। तो चलिए हम जो है ब्लड को देखते हैं कि ब्लड के बारे में क्या है यहाँ पे। तो देखो, अभी हम लोग देख रहे थे कि ब्लड को लेके कि जो ब्लड होता है वो है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, इसको ना हम लोग कड़ी बोल सकते हैं हिंदी में, जोड़ने वाली कड़ी। ठीक है, तो ये कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ता है, तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन को। और अगर हम लोग ओवरऑल देखें इसके बारे में, तो जो यहाँ जोड़ने का काम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम लोग इंस्पायरेशन के थ्रू जो होता है, जो इन करते हैं, एयर को लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नॉस्ट्रल से जो ऑक्सीजन को हम लोग अपने बॉडी में लेते हैं, सांसें लेना जिसको बोलते हैं बच्चा। और लेने के बाद जो होता है वो हमारी बॉडी ब्लड में जाता है, सॉरी, वो जो होता है नॉस्ट्रल से होते हुए लंग्स वगैरह पार करके लंग्स में जब पहुँचता है वो ऑक्सीजन, और उसके बाद वो वहाँ पे ब्लड में मिल जाता है, और फिर हमारे बॉडी के हर एक क्षेत्र तक वो पहुँचता है, जिससे कि हमारा बॉडी ऑक्सीजनेटेड रहता है हमेशा। ठीक है, और फिर वापस से जो होता है CO2 ब्लड होते हुए फिर जाता है हार्ट में, एल्वियोली में जाते हुए फिर वापस निकल जाता है। ये कहानी है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड के थ्रू हो रहा है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, ब्लड यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो इसीलिए इसको लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको, कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कनेक्ट, कनेक्ट वन बॉडी पार्ट टू अनदर, अनदर बॉडी पार्ट। ओके, मतलब एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कौन कौन होते हैं। ओवरऑल इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ना है, मतलब जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है वहाँ पे देखने के लिए ये चीज़ें मिल जाता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक बार नाम भी लिख सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो, नाम मैं लिखा रही हूँ,
पहला ए में आप लोग लिख सकते हैं, तो ब्लड तो है ही, दूसरा हो जाएगा टेंडन, तीसरा हो जाएगा लिगामेंट। लिगामेंट, ठीक है, ब्लड, टेंडन और लिगामेंट और भी होंगे यहाँ। अभी हम लोग जो है इसी के बारे में देखो, मेनली हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो ब्लड के बारे में पढ़ना है। टेंडन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये किस किस को जोड़ने का काम करते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है जो मेरा शॉर्ट ट्रिक बनाया गया याद करने के लिए। बायो में एक हम लोग वर्ड पढ़ते हैं TMV, क्या पढ़ते हैं, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। TMV टोबैको मोजाइक वायरस होता है, बट यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे TMB, क्या देखेंगे, TMB। अब ये जो टेंडन होता है किस किस को जोड़ेगा, M से मसल्स हो जाएगा, हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे TMB। T फॉर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो टेंडन, ठीक है, M फॉर देखेंगे मसल्स, और B से देखेंगे तो हो जाएगा बोन। मतलब टेंडन किस किस को जोड़ेगा, तो टेंडन जो होता है वो मसल्स को जोड़ता है, बोन जो बोन होता है बोन को जोड़ता है, ठीक है, बोन को जोड़ता है। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स को देखना है यहाँ पे, और देखना नहीं ऐसे नहीं कि भाग के चलना है, सब कुछ को एकदम से क्लियर करते हुए चलना है ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्लड को लेके, ब्लड, ठीक है, जो ब्लड है। अब ये ब्लड जो है वो क्या है, देखिएगा, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये क्या है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, मतलब फ्लूइड है, ये तरल है, और कनेक्टिव टिश्यू तो पहले ही समझा ही चुकी हूँ। और एक वर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमेशा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, ये ब्लड से रिलेटेड ही है, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है हेमेटोलॉजी, और यहाँ जो है ना बच्चों, जो लॉजी वर्ड है, लॉजी का मतलब होता है ब्रांच, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। लॉजी, जैसे आप देख सकते हो बायोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सारे में लॉजी लॉजी लग रहा है ना, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ क्लियर है तो लिख सकते हैं इट इज़ ए, और यहाँ पे हेम वर्ड का भी मतलब समझ लीजिए, ये ब्लड से, ठीक है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we are study about blood, okay, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर स्टडी अबाउट ब्लड कॉल्ड द हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। अब ये SIS जो होता है वो फॉर्मेशंस को दिखाता है, इसीलिए हेमेटोपोइसिस का मतलब हो गया वह साइड जहाँ पे क्या होता है, या फिर वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो होता है ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, देखिए फिर से हम लिख दे रहे हैं हेमेटोपोइसिस, ठीक है, लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉल्ड द हेमेटोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉल्ड हेमेटोपोइसिस, ओके, ये हो गया आपका हेमेटोपोइसिस वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जो देखिए हम लोग ब्लड को लेके देखिए, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हेमेटोलॉजी, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर स्टडी अबाउट ब्लड, हेमेटोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं आगे जो है ना, आगे इसमें आपका हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब इसमें क्या क्या देखना है, इसको हम दो फॉर्म में कर दे रहे हैं। एक हो जाएगा यहाँ पे आपका प्लाज्मा, और दूसरा हो जाएगा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, ओके, मतलब एक हो जाएगा प्लाज्मा और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट। अब जो होती है कि प्लाज्मा के बारे में हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, कैसा होता है। सबसे पहले जब ऐसे लाइफ में आ जाते हैं टाइम जहाँ पे हम लोग जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो जो वहाँ ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो लैब वाले होते हैं वो जो है आपसे आपकी बॉडी से एक सिरिंज जो होता है वो ब्लड ले लिया, और वो एक सिरिंज जब ब्लड ले लेता है तो उस ब्लड को वो लैब में जब ले जाएगा, तो हालांकि वो टेस्टिंग होती कैसी है, तो एक ना याद रखने का तरीका है, आप याद रख सकते हो एज यूजुअल, जो कि पूछा जाता है कई बार कि जो ब्लड का कलर मेजर करने के लिए ब्लड टेस्ट में कौन सी फिजिक्स का प्रोसेस का यूज होता है, तो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में मान लीजिए अगर किट है जिसमें ब्लड को रखा गया है और इसको कुछ इस तरीके से बार बार घुमाया जाता है ना, तो वो ब्लड जो होता है ना, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, ब्लड में जो प्लाज्मा होगा वो कहाँ जाएगा, तो सबसे ऊपर आ जाता है। और वो प्लाज्मा कैसा कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, यानी कि गेहुआ रंग का होता है। कैसा रंग का हो जाएगा, स्ट्रॉ कलर का होगा, यानी कि गेहुआ रंग का हो जाता है प्लाज्मा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, अब देखो, अब ब्लड तो पूरा फ्लूइड है, पहले हम लोग को पता है कि पूरा फ्लूइड है, तो प्लाज्मा भी कैसा होगा, फ्लूइड वाला हो जाएगा, फ्लूइड ही होगा वो भी। अब उसका जो होता है ना कि कितने उसमें वाटर होंगे, तो तरल वही होता है जिसमें वाटर की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा में सबसे पहला हम लोग एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे प्लाज्मा में हम लोग जो है सबसे पहले एक पॉइंट देखने वाले हैं, वो क्या हो जाएगा, तो जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में कितना होता है, तो 55% होता है। कितना हो जाएगा, 55% हो जाता है। और जो प्लाज्मा होता है ये 55% तो होता ही है, साथ में इसका कंपोजिशन अगर हम लोग देखते हैं कंपोजिशन
कि इसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, तो इसका कंपोजिशन हो जाएगा 92% जो होता है वो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। 92% H2O हो जाता है, और बाकी के जो 8 जो होता है 8% यानी कि 8% जो होता है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोटीन। ठीक है, तो इन प्लाज्मा वाटर इज 90 to 92% एंड प्रोटीन इज 8% ओनली। अब होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ए प्लाज्मा, तो यहाँ पे देखिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ए प्लाज्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्बुमिन प्रोटीन, सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड हो जाएगा ग्लोबुलिन प्रोटीन, और थर्ड हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। मतलब पहला क्या हो गया अल्बुमिन, दूसरा हो जाएगा ग्लोबुलिन और तीसरा हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। यहाँ पे सब कुछ देखते हुए बस हम इसके एक फंक्शंस को देख लेते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे साफ करके देख लेते हैं। जो एल्बुमिन होता है ना, ये जो होता है ये पाया जाता है मैक्सिमम अमाउंट में, तो लिख सकते हैं 8%, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं परसेंट मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट इसका एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसका जो फंक्शन होता है वो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि जो एल्बुमिन होता है उसका क्या फंक्शन होता है, तो प्रोटीन वाटर बैलेंस करना। क्या हो जाएगा, प्रोटीन वाटर बैलेंस। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, इसका काम हो जाएगा प्रोटीन वाटर बैलेंस करना, और साथ में इसका कितना मात्रा होता है तो वो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबुलिन को लेके, तो ये जो होता है सेकंड मोस्ट अबाउंडेंट होता है ये, यानी कि सेकंड मैक्सिमम अमाउंट जो होता है इसी का पाया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो किसका हो जाएगा, तो ग्लोबुलिन का होता है। अब ये जो ग्लोबुलिन होता है इसका काम क्या होता है, तो ये हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा। मतलब अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी, अभी जैसे सीजन बहुत ही चल रहा है, वो वेरिएंट हो रहा है, कभी गर्मी कभी बरसात, तो ऐसे टाइम में क्या हो रहा है कि लोगों में जो होता है सर्दी खांसी ये सारी की संभावना ज़्यादा हो रही है, तबियत ज़्यादा, वायरल फीवर वगैरह। तब ये वायरल फीवर होता है क्योंकि फॉरेन पार्टिकल जो होता है हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि 1 से 2 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोगों की क्या होती है कि खुद से वो ठीक नहीं होते हैं, तो यहाँ पे उनको लेनी पड़ती है मेडिसिन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। तो जो लोग खुद ठीक हो जाते हैं, तो जो खुद ठीक हो गए मतलब वहाँ पे क्या होता है कि उनका जो है डिफेंस में बॉडी जो है में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो इसीलिए वो ठीक हो जाता है। एक और केस जो है कोरोना के टाइम में देखे होंगे कि प्लाज्मा डोनेट किया जाता था, और प्लाज्मा कौन डोनेट करते थे, तो उस टाइम में जो प्लाज्मा डोनेट किया जाता था ना वो लोग होते थे जिनको पहले से कोरोना हो चुकी थी। ठीक है, अब वैसे लोग जो ठीक हो गए जिनको पहले कोरोना हो गई, तो जब वो पर्सन ठीक हो, जब वैक्सीन नहीं आया था तो उस टाइम में क्या होता था कि जो ठीक हो गए हैं वैसे लोगों का प्लाज्मा लिया जाता था, और जो पेशेंट थे जो अभी पीड़ित थे कोरोना से उनमें वो प्लाज्मा को डोनेट किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उनका जो प्लाज्मा है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता था वैक्सीन इसके कोरोना से लड़ने का। तो उम्मीद करती हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम्पल से अभी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कि लास्ट टाइप हो जाएगा इसका प्लाज्मा का, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे नंबर पे फाइब्रिनोजिन। और इसके फंक्शंस की बात अगर हम लोग करते हैं तो याद रखना ये क्लॉटिंग में काम करते हैं। किसमें, क्लॉटिंग में। आप ना जो है बायो को हमेशा अपने रियल लाइफ से, किसी भी सब्जेक्ट को ना अपने रियल लाइफ के घटनाओं से जोड़ के याद कीजिए, तो आपको जो होता है हमेशा के लिए याद रहेगा। नहीं तो रटते रहते हैं और कुछ भी चीज़ें जो होती है वो याद नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लॉटिंग हो जाएगा। क्लॉटिंग से बता देते हैं एक हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है जो कि मुझे जेनेटिक्स में पढ़ना होता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है, और ये महिलाओं में खास करके देखा भी जाता है, इवन सारे में हो सकता है मगर महिलाओं में। और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे पर्सन में जो ब्लड क्लॉट होता है वो सही से नहीं हो पाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो जिनमें दिक्कतें हो जाती है। अब जो है ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे एक पॉइंट, जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में एक हेल्दी पर्सन में कितना हो जाएगा, तो 5 से 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर जो होता है नॉर्मली सारे में पाया जाता है। अगर इसके पीएच की हम लोग बात करते हैं तो जो पीएच हो जाएगा ब्लड का वो कितना हो जाएगा, इसका जो पीएच है वो कितना हो जाएगा 7.35 to 7.45। ये 2 डाटा आपको याद रखना है। इसके बाद कई सारे पॉइंट है फॉर्म एलिमेंट में देखने के लिए, जिसमें कि एक क्लास में तो क्लियर नहीं हो पाएगा, बस हम थोड़ा बता देते हैं, ओवरऑल बता देते हैं। आरबीसी हो जाएगा आपका, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा आपका, और साथ में क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। आरबीसी का एक नाम की बात करेंगे, इसको इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, इसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है, और जो प्लेटलेट्स होता है इसको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो होती है थोड़ा सा आरबीसी के बारे में देख लें, बस शॉर्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे जो आरबीसी है आपका, आरबीसी सबसे पहले कितने होते हैं, तो यहाँ पे इसकी संख्या जो होती है वो लाखों में होती है, और लगभग 5 से 5.5 लाख बोला जाता है इसकी संख्या हो जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं इसका कलर कैसा होगा, तो रेड होगा, पहले से ही क्लियर है कि और इसका लाइफ कितना हो जाएगा, तो 120 डेज। कितना हो जाएगा, 120 डेज। इसके कंपेयर में अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में देखें, तो जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका कलर व्हाइट होता है, और ये 8,000 से लेके लगभग जो होता है 10,000 तक पाया जाता है। बस प्लेटलेट्स कितना होता है, तो 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अंत में जो है एक टर्म था एंटीजन को लेके कि एंटीजन क्या होता है, एंटीजन तो इसका मतलब हो जाता है, एंटीजन का मतलब होता है फॉरेन पार्टिकल दोज काउज डिजीज इन ए होस्ट बॉडी। मतलब जिस बॉडी के अंदर वो जाता है उसमें वो क्या करता है, डिजीज को काउज करता है, उसी को एंटीजन कहेंगे। और दूसरा टर्म होता है एंटीबॉडी, यानी कि जो क्या करता है, किसी भी पर्सन में अगर कोई बीमारियां हो जाती है तो उससे लड़ने का क्षमता देता है, उसी को हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। यानी कि
जो होता है यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसी को एंटीबॉडी कहा जाता है। लास्ट में एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन ये भी मैं आपसे पूछूंगी जो अक्सर पूछा जाता है, ये चलिए, जिसमें कि एक क्वेश्चन का जवाब तो अभी आप दे सकते हो, दूसरा जो है आप हमको ढूंढ के बताना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे और वो ये हो जाएगा, व्हाट इज द pH ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी कि जो ब्लड होता है उसका pH कितना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ए में हो जाएगा 7, बी में हो जाएगा 6.35 to 6.45 और सी में हो जाएगा 7.35 to 7.45 और लास्ट में डी में हो जाएगा नन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नन। एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप सभी जो है इसका जवाब हमको दीजिएगा कि व्हाट इज द amount of hemoglobin in a 100 ml blood। मतलब 100 ml ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो इसी के साथ मैं जो आज के क्लास से विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। नहीं ताजगी इतना ही मतलब जोश भरा होना चाहिए, क्योंकि जो है जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं और बच्चे का जो, जब तक टीचर पॉजिटिव नहीं रहेगा तब तक बच्चे नहीं रहेंगे। और इसीलिए यहाँ पे जो है एज ए टीचर मैं आप सभी को यही कहूँगी ना कि आप लोग जो है हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें, खुद को अप्रिशिएट कीजिए छोटी छोटी चीज़ों पर। अगर आप मान लीजिए किसी दिन जो टारगेट बनाया कि हमको 2 घंटे का स्टडी करना, अगर कर लिए, उसने खुद को शाबाशी दीजिए कि ना तुमने ये कर दिखाया, तुमने ये कर ली। छोटी छोटी चीज़ पे खुद को खुशी फील करवाइए, क्योंकि खुश रखना खुद को सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। हर हर महादेव।